1930s के इंडिया में बिस्कुट एक कॉमन फूड नहीं था। ये ज्यादातर ब्रिटिश कंपनीज का इम्पोर्टेड प्रोडक्ट था जो अर्बन एरियाज और सिलेक्टेड स्टोर्स तक सीमित रहता था। ज्यादा महंगा, लिमिटेड अवेलेबिलिटी और आम लोगों की डेली खाने का हिस्सा नहीं। इस पीरियड में मुंबई के विले पार्ले एरिया से एक इंडियन कंपनी ने बिस्कुट बनाना शुरू किया। एक ऐसी बिस्कुट जो टेस्ट से ज्यादा प्राइस, सेल्फ लाइफ और कंसिस्टेंसी पर बेस्ड था। इस कंपनी का नाम था पार्ले प्रोडक्ट्स और इस बिस्कुट को ग्लूकोज बिस्कुट के तौर पर डेवलप किया गया। बाद में ये पार्ले जी के नाम से जाना गया, जहां जी का मतलब ग्लूकोज था। पार्ले प्रोडक्ट्स की फाउंडेशन 1929 में मोहनलाल चौहान ने रखी थी। इनिशियल फेज में कंपनी का फोकस कन्फेक्शनरी और टॉफीज पर था, लेकिन ब्रिटिश डोमिनेंस के दौर में एक इंडियन अल्टरनेटिव बनाना स्ट्रेटेजिक डिसीजन था। बिस्कुट बनाना एक बिजनेस एक्सपेरिमेंट नहीं था, बल्कि एक रेस्पॉन्स था इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट एक लोकल मैन्युफैक्चर्ड एफोर्डेबल ऑप्शंस क्रिएट करना। इसी वजह से पार्ले जी को प्रीमियम बिस्कुट के तौर पर नहीं बल्कि मास कंजम्पशन के लिए डिजाइन किया गया था। पार्ले जी की पैकेट में बनी बच्चे का चेहरा भी इसी सिंप्लिसिटी का हिस्सा था। ये इलिस्ट्रेशन 1960s के आसपास इंट्रोड्यूस की गई। इस बच्चे की आइडेंटिटी को लेकर काफी सालों तक कंफ्यूजन रहा। पॉपुलर बिलीफ ये थी कि ये पार्ले फैमिली की कोई मेंबर है, लेकिन कंपनी ने कभी ऑफिशियली किसी रियल पर्सन का नाम कंफर्म नहीं किया। बाद में पता चला कि पार्ले जी के पैकेट पर बने बच्चे कोई रियल पर्सन नहीं है। कंपनी ने ऑफिशियली क्लियरिफाई किया है कि ये एक हैंड ड्रॉन इलिस्ट्रेशन है, जिसे एवरेस्ट एडवर्टाइजिंग के आर्टिस्ट मंगला दया ने डिजाइन किया था। इस कैरेक्टर का किसी रियल बच्चे से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं था और न ही पार्ले फैमिली की किसी मेंबर पर यह बेस्ड थी। बच्चे की एज लगभग 4 से 6 साल के बीच रखी गई। इनोसेंट, न्यूट्रल और रिलेटेबल। ये चेहरा किसी सेलिब्रिटी या मॉडल पर बेस्ड नहीं था और शायद इसी वजह से हर इंडियन फैमिली के लिए ये फैमिलियर हो गया। 1950s और 60s के दौर में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो चुका था और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया जा रहा था, पार्ले जी का डिस्ट्रीब्यूशन रैपिडली एक्सपेंड हुआ। रेलवेज, स्मॉल किराना स्टोर्स, रूरल मार्केट्स, जहां पैकेज फूड पहले नहीं पहुंचते थे, पार्ले जी वहां तक पहुंचने लगा। कंपनी ने एडवर्टाइजिंग से ज्यादा लॉजिस्टिक पर इन्वेस्ट किया। प्रोडक्ट को हर जगह अवेलेबल बनाना प्रायोरिटी थी। 1970s और 80s के पीरियड में पार्ले जी ने बिस्कुट मार्केट में लीडरशिप पोजीशन लेना स्टार्ट की। जब कंपटीशन बढ़ रहा था तब पार्ले जी ने अपना कोर प्रोडक्ट चीप और अनचेंजेबल रखा। ये डिसीजन रिस्की था क्योंकि मार्केट में क्रीम बिस्कुट्स, ग्लूकोज अल्टरनेटिव्स और इंटरनेशनल ब्रांड्स आ रहे थे। लेकिन पार्ले जी ने प्राइस वार्स का सामना किया और मल्टीपल बार मार्जिन सेक्रीफाइस किए, लेकिन वॉल्यूम नहीं छोड़ा। 1990s के इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद इंडियन मार्केट फॉरेन ब्रांड्स के लिए ओपन हुआ। ब्रिटेनिया, आईटीसी और इंटरनेशनल प्लेयर्स एग्रेसिवली एक्सपेंड कर रहे थे। इसी फेज में पार्ले जी दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्कुट बन गया। 2011 के आसपास पार्ले जी ने ग्लोबल सेल्स के केस में ओरियो जैसे इंटरनेशनल ब्रांड्स को पीछे छोड़ दिया। एनुअल सेल्स फिगर 5000 करोड़ से ऊपर चली गई और हर साल करोड़ से ज्यादा पैकेट्स बिकने लगे। मार्केट पोजीशन के लेवल पर पार्ले जी ने कई सालों तक इंडिया की बिस्कुट सेगमेंट में नंबर 1 पोजीशन होल्ड की। ये सिर्फ ग्लूकोज बिस्कुट कैटेगरी में नहीं बल्कि ओवरऑल बिस्कुट मार्केट में टॉप पर रहा। एक टाइम ऐसा भी था जब इंडिया की बिस्कुट मार्केट का लगभग 60% शेयर पार्ले के पास था, जिसमें पार्ले जी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था। आज पार्ले जी 100 से ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता है। एशिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, यूरोप और अमेरिका तक इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। प्रोडक्शन प्राइमरली इंडिया में होता है और पार्ले प्रोडक्ट्स का हेडक्वार्टर मुंबई में ही लोकेटेड है। कंपनी की मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग मॉडल भी यूज किया जाता है। पार्ले प्रोडक्ट्स के और भी पॉपुलर ब्रांड्स हैं, जैसे मैनाको, क्रैक जैक, हाइड एंड सीक, मेलोडी, किसमिस और मैंगो बाइट। हाइड एंड सीक प्रीमियम चॉकलेट बिस्कुट कैटेगरी में सक्सेसफुल रहा, जबकि मैनाको साल्टी बिस्कुट सेगमेंट का स्ट्रॉन्ग प्लेयर बना। लेकिन सभी प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं रहे। कुछ एक्सपेरिमेंटल बिस्कुट्स और कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स क्वाइटली डिसकंटिन्यू कर दिए गए क्योंकि वो पार्ले जी जैसे स्केल और एक्सेप्टेंस अचीव नहीं कर पाए। कंपटीशन के साथ साथ पार्ले जी को इंटरनल चैलेंजेस भी फेस करने पड़े। राइजिंग रॉ मटेरियल कॉस्ट, स्पेशली व्हीट और शुगर प्राइसेस, कंपनी के लिए प्रेशर बनाते रहे। कई बार कंपनी ने पैकेट साइज रिड्यूस करके प्राइस सेम रखी, एक स्ट्रेटेजी जो एफएमसीजी सेक्टर में कॉमन है, लेकिन कंज्यूमर बैकलैश का रिस्क भी लाती है। फिर भी पार्ले जी का कोर कंज्यूमर बेस लार्जली लॉयल रहा। पार्ले ग्रुप के अगेंस्ट कुछ लीगल और रेगुलेटरी केसेस भी हुए, मोस्टली ट्रेडमार्क और कंपटीशन से रिलेटेड। पैकेजिंग रिएक्शन बैलेंस और ब्रांड आइडेंटिटी को लेकर डिस्प्यूट्स टाइम पर कोर्ट तक गए, लेकिन पार्ले जी के मार्केट प्रेजेंस पर इनका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं पड़ा। एम्प्लॉयमेंट के लेवल पर पार्ले प्रोडक्ट्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और सप्लाई चेन के थ्रू कंपनी का एम्प्लॉयमेंट फुटप्रिंट काफी लार्ज है। सीएसआर के लेवल पर पार्ले ग्रुप एजुकेशन और डिजास्टर रिलीफ एक्टिविटीज में कंट्रीब्यूट करता रहा है। स्पेशली नेचुरल डिजास्टर के टाइम बिस्कुट्स और इसेंशियल फूड आइटम्स डोनेट किए गए हैं। पार्ले जी का सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि कंपनी ने कभी इस प्रोडक्ट को रीइन्वेंट करने की कोशिश नहीं की। ना पैकेजिंग ड्रास्टिकली बदली, ना फ्लेवर, ना पोजिशनिंग। जब मार्केट प्रीमियम की तरफ जा
रहा था, पार्ले जी ने एफोर्डेबिलिटी को छोड़ना रिफ्यूज कर दिया। ये डिसीजन ग्रोथ के अगेंस्ट लग सकता है, लेकिन इसी रिफ्यूजल ने पार्ले जी को रेलिवेंट रखा। आज पार्ले जी एक बिस्कुट से ज्यादा एक रेफरेंस पॉइंट थी। ये दिखाता है कि कैसे एक सिंपल प्रोडक्ट बिना कांस्टेंट इनोवेशन के प्रेशर के सिर्फ स्केल, टाइमिंग और डिसिप्लिन के साथ डिकेड्स तक सरवाइव कर सकता है। फाइनली भाई वीडियो खत्म हो गई। ये सुन, ये पैसे ले और ओरियो लेके आ जा।